कुछ इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम्स हैं जिनको आपने रट्टा मारना है, बट दिस लिस्ट इज़ इनकम्प्लीट, बट दिस इज़ द मिनिमम नेसेसरी रिक्वायरमेंट, जो आपको कम से कम इतनी तो डिजीज़ आनी चाहिए। बस एक चीज़ बता देता हूँ कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसकी वजह से जो डिजीज़ होता है दिस इज़ कॉल्ड गाउचर डिजीज़, एंड गाउचर डिजीज़ इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव बिकॉज दिस इज़ द लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। गाउचर क्या है? लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है। दिल तो कह रहा है कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, चलो कर ही देते हैं। तो जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है उसमें से जो फैबरी डिजीज़ होता है वो सिर्फ एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, बाकी सारे के सारे ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। इसके अलावा हंटर वो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। जो गाउचर डिजीज़ है, गाउचर डिजीज़ में जो एंजाइम डेफिशिएंट होता है, जी से गाउचर और जी से ग्लूकोसाइडेज, खास तौर पर जी बी से रट्टा मार लो, बीटा ग्लूकोसाइडेज, जब ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है तो पेशेंट में बोन मैरो ख़त्म हो जाती है, पैनसाइटोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर देखने को मिलेगा। नंबर 2 हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होती है। नंबर 3 गाउचर सेल्स आते हैं। दीज आर लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस जस्ट लाइक क्रम्पल्ड टिश्यू अपीयरेंस। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम नंबर 3। इस पे जो डिजीज़ होता है दिस इज कॉल्ड वॉन हिप्पल लिंडू डिजीज़, और वॉन हिप्पल लिंडू डिजीज़ VHL मैं एक्सप्लेन करता हूँ। VHL में 3 स्पेलिंग आ रही है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 3 है। और ये कौन सा कैंसर करवाता है? RCC, तो उसमें भी 3 ही स्पेलिंग आ रही है, तो ये आ जाएगा वॉन हिप्पल लिंडू डिजीज़, एंड दिस बिलोंग्स टू द न्यूरोक्यूटेनियस डिजीज़। तो लेट मी एक्सप्लेन द वॉन हिप्पल लिंडू डिजीज़। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, VHL जीन की म्यूटेशन होती है, ठीक हो गया। और जब इसकी डिलीशन हो जाएगी, नॉर्मली ये जीन करता क्या है? हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1A इसकी यूबिक्यूटिनेशन करता है, मतलब इसको उड़ा देता है। लेकिन जब ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा तो वो हिमेंजियोब्लास्टोमा करवा देगा। दीज आर द ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स, हिमेंजियोब्लास्टोमा करवा देगा। हिमेंजियोब्लास्टोमा रेटिना में होते हैं, ब्रेन स्टेम सेरिबेलम में होते हैं। नंबर 2 एंजियोमेटोसिस करवा देगा। नंबर 3 बायलैटरल RCC। नंबर 4 फियोक्रोमोसाइटोमा, हार्प करवा देगा, हार्प। H से हिमेंजियोब्लास्टोमा, एंजियोमेटोसिस, R से रीनल सेल कैंसर, P से फियोक्रोमोसाइटोमा, और ये रीनल सेल कैंसर करवाता है। नेक्स्ट इज जो क्रोमोसोम नंबर 4 है, इसके ऊपर ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का पड़ा होता है। अब रट्टा मारना कि ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, इसके 2 जीन होते हैं, PKD1 और PKD2। जो D2 है वो 4 है, जो D1 है वो होता है क्रोमोसोम नंबर 16। सही हो गया। 16 क्रोमोसोम नंबर 16, तो ये तो इजी है, 1 के आगे 6 लगा दो तो बन जाएगा 16। तो PKD1 16 और PKD2 4 बन जाएगा। क्लियर। अब जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, लेट मी एक्सप्लेन दिस। ओके, अब ये अडल्ट्स में देखने को मिलती है और इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला में बहुत सारी सिस्ट होती है। अब ये सिस्ट क्या करेगी? पहले तो किडनी इनलार्ज हो जाएगी, दैट इज़ वाई अगर आप किडनी की पाल्पेशन करोगे तो आपको दोनों किडनीज इनलार्ज मिलेगी, लेकिन ये फिर किडनी को डिस्ट्रॉय कर देगी। हाउ विल द पेशेंट प्रेजेंट विद अ फ्लैंक पेन, हीमाचूरिया, बट मोस्टली पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट करते हैं या रीनल फेलियर के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसमें जो म्यूटेशन होती है पॉलीसिस्टिन प्रोटीन के अंदर होती है। अब ये PKD1 और PKD2 होती है। PKD1 में क्या होता है कि PKD1 में क्रोमोसोम नंबर 16 की म्यूटेशन होती है, PKD2 में क्रोमोसोम नंबर 4 की म्यूटेशन देखने को मिलती है। क्लियर, सही हो गया। और क्या कॉम्प्लिकेशन है? अगर आपने ना ठीक किया तो CKD हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। वाई? बिकॉज ये सिस्ट क्या करती है? किडनी के पैरेन्काइमा को कंप्रेस करती है, रेनिन प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा पेशेंट को एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन होती है, मिमोनिकिस, चब्बल, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मुझे बोलना चाहिए। तो C से क्या होगा? क्लॉनिक डायवर्टिकुला, H से हाइपरटेंशन, A से एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट लाइक हर्नियास हो जाएंगे, B से बैरी एन्यूरिज्म, A से आयोटिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल प्रोलैप्स, L से लिवर सिस्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है? ACE इनहिबिटर, ARBs। नेक्स्ट इज एकॉन्ड्रोप्लेजिया। एकॉन्ड्रोप्लेजिया में क्या होता है? शॉर्ट लिम्ब डवार्फिज्म। क्रोमोसोम नंबर 4 का मसला है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, शॉर्ट लिम्ब डवार्फिज्म, मतलब उसके जो लिम्ब्स हो गए, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे हो गए।
जो एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन है वो अफेक्टेड हो जाती है ड्यू टू फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 3। लेकिन रट्टा मारना, इसमें जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 3 है उसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन देखने को मिलती है। कौन सी म्यूटेशन होती है? गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन देखने को मिलती है। क्लियर? अब जो बोन्स होती है वो दो मैकेनिज्म से बनती है, एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन और इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। एकॉन्ड्रोप्लेजिया के अंदर क्या होगा, जो एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से बोन ग्रोथ नहीं हो पाएगी, लिम्स छोटे छोटे हो गए। मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन इज नॉट अफेक्टेड, दैट इज़ वाई लिम्स छोटे छोटे हो गए लेकिन ट्रंक काफ़ी बड़ा होगा, लार्ज हेड रिलेटेड टू द लिम्स। इट इज़ ड्यू टू ऑटोसोमल डोमिनेंट गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3, जो कि नॉर्मली क्या करता था, कॉन्ड्रोसाइट की प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करता है। जब कॉन्ड्रोसाइट नहीं होगा तो एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन नहीं हो पाएगी। एक बात रट्टा मारना, ऑटोसोमल डोमिनेंट्स विद अ फुल पेनिट्रेंस। फुल पेनिट्रेंस का मतलब है जीन्स खराब तो डिजीज कंफर्म नहीं आना है। अगर ये होमोजाइगस हुआ तो सर्वाइवल रेट नहीं हो सकता। एक और एमसीक्यू पॉइंट इज कि ये इंक्रीज पैटर्नल एज से एसोसिएटेड है। जितनी ज़्यादा पैटर्नल एज, जो डाउन सिंड्रोम होता है दिस इज एसोसिएटेड विद मैटरनल एज, लेकिन दिस इज एसोसिएटेड विद पैटर्नल एज एंड द मोस्ट कॉमन काज ऑफ शॉर्ट लिम्ब डिवार्फिज्म। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज इज वन ऑफ द ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि हंटिंगटन डिजीज में जो हंटर है उसको आपने केज में बंद करना है, और केज में कितने स्पेलिंग है? 4, तो 4 आ जाएगा। और इस केज में CAG है, तो CAG इज अ ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन, CAG, एंड दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट बिकॉज हंटर इज ऑलवेज डोमिनेंट। और इसमें जो कॉर्डेट प्यूटामैन है उसमें एसिटाइलकोलिन और गाबा क्या है, लेवल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। डोपामीन का लेवल कम हो जाता है एज कंपेयर टू पार्किंसन डिजीज। क्लियर? सही हो गया। तो मैं सारी कंपैरेटिव स्टडी करवा रहा हूँ ताकि याद करने में आसानी हो जाए। तो हंटिंगटन डिजीज में स्ट्राइटम के अंदर गाबर्जिक न्यूरॉन्स लॉस हो जाते हैं। इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट CAG ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन। हंटिंगटन जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 4 पे, इसमें भी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन किसकी होगी? ग्लूटामेट रिसेप्टर की। ग्लूटामेट रिसेप्टर NMDA पे जाके बाइंड करेगा, न्यूरॉन को एक्साइट करेगा, और न्यूरॉन्स इतने ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगे कि वो डैमेज हो जाएंगे। और जब आप MRI कराओगे तो कॉर्डेट और प्यूटामैन की एट्रोफी होगी, और जब ब्रेन की एट्रोफी होती है तो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा वेंट्रिकल्स, तो एक्स वैक्यू वेंट्रिकुलोमेगाली हो जाएगी। और चूंकि ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन है तो इसमें एंटीसिपेशन देखने को मिलेगी, जिसमें आप पेशेंट को ही कर सकते हैं CAG, कॉर्डेट, लूजिस एसिटाइलकोलिन एंड काबा। अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं 30 to 40 के दरमियान में देखने को मिलते हैं। 50 रट्टा मार लो, 3M रट्टा मारने हैं। मोटर, मेमोरी, मूड। के अंदर क्या होगा? पेशेंट में कोरिया एथिटोसिस होगा। कोरिया इज रैपिड इनवॉलंटरी जर्की मूवमेंट, एथिटोसिस इज द स्लो राइजिंग मूवमेंट। मेमोरी के अंदर उसको डिमेंशिया हो जाएगा, और मूड के अंदर डिप्रेशन या एग्रेशन हो जाएगा। एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट फ्रॉम सब्सटेंस एब्यूज। ओके, तो हम कहाँ पे थे? वी वर इन द हंटिंगटन डिजीज़ को कवर कर लिया था। तो नेक्स्ट इज़, अच्छा, हंटिंगटन डिजीज़ में ड्रग ऑफ चॉइस इज़ ड्यूटेट्राबेनाजीन। नेक्स्ट इज़ क्राइटोकैट सिंड्रोम। तो मैंने बताया था कि क्राइटोकैट सिंड्रोम, विलियम सिंड्रोम और डाइजॉस सिंड्रोम में क्या सिमिलैरिटी है? दीज आर द माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम। तो क्राइटोकैट सिंड्रोम के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 5 का शॉर्ट आर्म 5P वो लॉस हो जाता है, एंड द हाई पिच क्राइंग जस्ट लाइक अ कैट, एपिकेंथल फोल्ट और VST देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर फैब का क्रोमोसोम होता है, फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस। APC जीन की म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से बहुत सारे पोलिप्स होते हैं, और 100% चांस होता है कोलोरेक्टल कैंसर का। दैट इज़ वाई आपने प्रोफाइलैक्टिक कोलेक्टमी करवा देनी है इससे पहले कि कैंसर डेवलप हो जाए। तो ये फैब है, ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन होती है APC जीन की, क्रोमोसोम नंबर 5 पे पड़ा होता है। 2 हिट हाइपोथेसिस, डैट मीन्स डैट के दोनों अलील्स की म्यूटेशन चाहिए बिकॉज दीज आर ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब ये पैन कॉलोनिक होता है, पूरे कॉलोन को इन्वॉल्व करता है, हमेशा रेक्टम को इन्वॉल्व करता है। प्रोफाइलैक्टिक कोलेक्टमी करवा दो, अदरवाइज कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर पड़ा होता है हीमोक्रोमेटोसिस का। अब देखो 3 मेटाबॉलिक डिजीज़ होते हैं लीवर के, एक है हीमोक्रोमेटोसिस, दूसरा विल्सन डिजीज़, और तीसरा आ जाता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी।
तो जो आपका विल्सन डिजीज़ है वो क्रोमोसोम नंबर 13 पे पड़ा होता है, ठीक हो गया। क्रोमोसोम नंबर 14 के ऊपर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी और क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर हीमोक्रोमेटोसिस। लेट मी एक्सप्लेन ऑल दिस डिजीज। तो जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है क्रोमोसोम नंबर 4 पे होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एंड दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। इसमें दोनों जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें यह होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है उसकी फोल्डिंग ख़राब हो जाती है, ठीक है। जब फोल्डिंग ख़राब हो जाएगी तो प्रोटीन से इसे बनेगी नहीं और ये प्रोटीन लीवर के अंदर इकट्ठी हो जाएगी, लीवर के अंदर सिरोसिस करवा देगी। जब हम बायोप्सी लेंगे तो पास पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स मिलेंगे लीवर के अंदर, दिस इज कोडोमिनेंस। इसके अलावा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लंग्स के पास नहीं पहुंचेगा तो यंग नॉन स्मोकर पेशेंट के अंदर क्या होगा, टेनिसिनल एम्फाइसीमा होगा, बिकॉज लंग्स के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इलास्टेज को इनहिबिट करता होता है। जब इलास्टेज इनहिबिट नहीं होगा तो इलास्टिक टिश्यू टूट जाएगा और टेनिसिनल एम्फाइसीमा हो जाएगा। जो पास पॉजिटिव स्टेनिंग होती है वो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में होती है। इसके अलावा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आपको देखने को मिलती है, बोन मैरो के लिए देते हैं, या विपल्स डिजीज़ में। नेक्स्ट इज अच्छा मैं और एक्सप्लेन कर दूं, क्रोमोसोम नंबर 13 पे पढ़ा था विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ में क्या होता है कि कॉपर की एक्सक्रीशन नहीं हो पाती, क्लियर, कॉपर की एक्सक्रीशन नहीं हो पाती। विल्सन डिजीज़ इज कॉल्ड हिपैटो लेंटिकुलर डिजनरेशन। ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन होती है, ATP7B, कॉपर की एक्सक्रीशन नहीं हो पाती और एपोसिरालोप्लाज्मिन में इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कॉपर का लेवल बढ़ जाएगा और सिरालोप्लाज्मिन का लेवल कम हो जाएगा। अब ये जो होते हैं पेशेंट्स होते हैं वो बिफोर 40 प्रेजेंट करते हैं एज़ कम्पेयर टू हीमोक्रोमेटोसिस विच प्रेजेंट आफ्टर द एज ऑफ 40। तो विल्सन डिजीज़ बिफोर 40 लीवर में हेपेटाइटिस, लीवर फेलियर या सिरोसिस हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग के अंदर बेसल गैंग्लिया में कॉपर डिपॉजिट होगा, जिसकी वजह से डिसआर्थरिया, डिस्टोनिया इज कॉल्ड मसल स्पैज़म, ट्रेमर्स या पार्किंसनिज्म देखने को मिलेगा, या न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स हो गए। कॉर्निया के अंदर डेस्मन मेम्ब्रेन में कॉपर डिपॉजिट होगा, केसर फ्लैशर रिंग्स हो गए। ब्लड के अंदर हिमोलिटिक एनीमिया और रीनल डिजीज़ में फैनकोनी सिंड्रोम या प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 हो जाएगा। ट्रीटमेंट के अंदर आपने चिलेशन देनी है पेनिसिलामिन की और ट्रायंटीन की, इसके अलावा ओरल जिंक दे सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करना है। हीमोक्रोमेटोसिस का जो क्रोमोसोम होता है वो होता है क्रोमोसोम नंबर 6। तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, तीनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव है बिकॉज एंजाइम्स वाले सारे ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। इसमें HFE जीन की म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हेप्सिडिन कम हो जाएगा। हेप्सिडिन इज़ अ नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ आयरन, जिसकी वजह से आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, आयरन का ओवरलोड हो जाएगा। अभी आयरन ओवरलोड कॉन्जेनाइटल हो सकता है ड्यू टू HFE जीन म्यूटेशन, या सेकेंडरी हो सकती है ड्यू टू क्रॉनिक ट्रांसफ्यूजन थेरेपी इन केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया। इसमें आयरन ओवरलोड होगा और आप लीवर की बायोप्सी या MRI कराओगे कौन सी स्टेन से, प्रूशियन ब्लू स्टेन से। याद करना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के लिए पास पॉजिटिव था, इसके लिए प्रूशियन ब्लू स्टेन है। विल्सन डिजीज़ बिफोर एज 40 प्रेजेंट करता है, हीमोक्रोमेटोसिस आफ्टर एज 40 प्रेजेंट करता है जब बॉडी का आयरन 20 ग्राम से ज़्यादा होता है। अब हीमोक्रोमेटोसिस हमेशा पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में होगा, प्री में क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्री में मेंस्ट्रुएशन ब्लड लॉस होता है। क्लासिकल ट्राइएडिस सिरोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटस, स्किन पिगमेंटेशन, ब्रॉन्ज डायबिटीज़। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी क्लासिकल केसेस में एंड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी रिवर्सिबल केसेस में। पिट्यूटरी में डेपोजिट होगा तो हाइपोगोनेडिज्म होगा, जॉइंट्स में होगा कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डेपोजिशन डिजीज एट द मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, एंड द कॉज ऑफ डेथ इज हेपेटोसेलुलर कैंसर। ट्रीटमेंट इज रिपीटेड फ्लेबॉटमी करनी है और आयरन चिलेशन करनी है विद डिफ्रासिरोक्स, डिफ्रॉक्सामिन, डेफिलेपिरोन। अब अगर हेरिडेटरी हीमोक्रोमेटोसिस है तो सीरियल फ्लेबॉटमी करनी है, और अगर सेकेंडरी है तो चिलेशन थेरेपी विद डिफ्रॉक्सामिन देनी है। तो क्रोमोसोम नंबर 7 पे 2 डिजीज़ होते हैं, निमोनिक इज वर्ल्ड कप 7 2007 का वर्ल्ड कप याद कर लो। तो W से विलियम्स और C से सिस्टिक फाइब्रोसिस। विलियम्स सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 का लॉन्ग आर्म की डिलीशन होती है, इलास्टिन जीन को इनकोड करता है। इसमें एल्फन फेसेस होते हैं, हाइपर कैल्सीमिया ड्यू टू इंक्रीज विटामिन D सेंसिटिविटी,
अच्छी वर्बल स्किल्स होती है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में स्टीनोसिस आ जाती है, चाहे वो सुप्रा वैल्वुलर हो, पल्मोनरी हो या रीनल आर्टरी स्टीनोसिस हो। नेक्स्ट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव, CFTR जीन की म्यूटेशन होती है, क्रोमोसोम नंबर 7 पे होता है। डेल F508 पोजीशन के ऊपर फिनाइल एलानिन की डिलीशन होती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। जो CFTR होता है वो ATP गेटेड क्लोराइड चैनल को इनकोड करता है। ये जो चैनल है ये लंग्स और GIT के अंदर क्लोराइड की सिक्रेशन करवाता है और स्वेट के अंदर क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। जब इस डेल फिनाइल एलानिन की डिलीशन होगी तो प्रोटीन मिसफोल्डेड होगी, प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में इंसर्ट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्लोराइड चैनल जो होगा GIT और लंग्स में सिक्रेशन नहीं हो पाएगी। जब क्लोराइड की सिक्रेशन नहीं हो पाएगी तो सोडियम की भी सिक्रेशन नहीं होगी, सोडियम उल्टा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल, जिसकी वजह से जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो अपने साथ पानी को भी ले आएगा, जिसकी वजह से सिक्रेशंस एबनॉर्मली थिक म्यूकस सिक्रेशन होती है। स्वेट के अंदर क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से अगर हम पाइलोकार्पिन देंगे तो स्वेट के अंदर सोडियम क्लोराइड का लेवल 60 मिली एक्विवेलेंट से बढ़ जाएगा और इसमें यह होगा कि स्वेट के अंदर सोडियम क्लोराइड और वाटर लॉस हो रहा है, तो फिर रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा। दिस कैन कॉज कॉन्ट्रैक्शन एल्केलोसिस एंड हाइपोक्लीमिया। ठीक हो गया। इसके अलावा स्क्रीनिंग के लिए हम इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन के लावज कराते हैं ड्यू टू क्लॉगिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर निमोनिया होता है 10 साल से नीचे वालों में स्टेफ ऑरियस और 10 साल से ऊपर वालों में सूडोमोनास एरोजिनोसा। इसके अलावा एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस होती है, क्रोनिक ब्रोंकिएक्टेसिस देखने को मिलती है और क्रोनिक ब्रोंकिएक्टेसिस में ट्रैम्प ट्रैक अपीयरेंस होती है। दिस अपीयरेंस इज आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अलावा साइनसिस की ओपेसिफिकेशन, पॉलिप्स और क्लबिंग देखने को मिलती है। GIT के अंदर पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी होगी, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस होगा, जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी होगी। व्हेन देयर इज पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी देयर इज डिक्रीज एब्जॉर्प्शन और मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स व्हिच इंक्लूड A, D, E, K। इसके अलावा एक्सोक्राइन पेनक्रियाज के अलावा एंडोक्राइन पेनक्रियाज की भी इंसफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से डायबिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस हो सकती है, लीवर डिजीज़, मेकोनियम आइलियस इन न्यूबॉर्न। रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर पड़े मेल्स में इनफर्टिलिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वास्ट डिफरेंस और फीमेल्स में सब फर्टिलिटी ड्यू टू एबनॉर्मली थिक सर्वाइकल म्यूकस। अब ट्रीटमेंट के अंदर CFTR मॉड्यूलेटर्स देते हैं, जिसमें पोटेंशिएटर के अंदर आइवा कैप्टोर और कोलेक्टर के अंदर ल्यूमी कैप्टोर और टीजा कैप्टोर है। इसके अलावा एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन, एनसेड देते हैं, पेनक्रिलाइपेज फॉर पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी और म्यूकस क्लियरेंस के लिए हाइपरटोनिक सलाइन और DNAs ये देते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम नंबर 9 पर एक ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन है। दिस इज द फ्राइट्रिच एटेक्सिया। तो ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन है GAA और ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से फ्रेटेक्सन प्रोटीन की म्यूटेशन होती है। दिस इज द आयरन बाइंडिंग प्रोटीन। जब इस प्रोटीन में मसला हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा और इसमें 4 चीज़ें डीजनरेट होगी। लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जिसकी वजह से स्पास्टिक पैरालिसिस होगी, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक जिसकी वजह से एटेक्सिया होगा, डोर्सल कॉलम जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन कम होती है, डोर्सल रूट गैंग्लिया जिसकी वजह से डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाती है। सही हो गया। इसके अलावा गेट स्टैगरिंग होता है, फ्रीक्वेंट फॉलिंग होती है बिकॉज ऑफ एटेक्सिया, निस्टैग्मस डिसआर्थरिया ड्यू टू सेरिबेलर डिसफंक्शन। लोअर लिम्ब के अंदर पेस कैवस हैमर 2 देखने को मिलती है, डायबिटीज मेलाइटिस एंड हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी विच इज़ अ कॉज ऑफ डेथ, और पेशेंट में स्कोलियोसिस देखने को मिलता होता है। ओके, नेक्स्ट इज ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। दिस इज अ न्यूरोक्यूटेनियस सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 9 पे पड़ा होता है। अब ट्यूबरस स्क्लेरोसिस और मैंने बताया था मैक्यून एल्ब्राइट, दीज आर द सोमैटिक मोज़ेकिज्म, दीज आर सोमैटिक मोज़ेकिज्म। मोज़ेकिज्म में ये था कि 2 या 2 से ज़्यादा जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स पड़े होते हैं एक ही सेम इंडिविजुअल के अंदर, तो ये आ जाएगा। तो ये था न्यूरोक्यूटेनियस सिंड्रोम। तो स्टर्ज-वेबर सिंड्रोम है, क्रोमोसोम नंबर 9 को रटा जो स्टर्ज-वेबर सिंड्रोम है वो सोमैटिक मोज़ेकिज्म है। जो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे पड़ा होता है।
अच्छा, मैं सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यूरोक्यूटेनियस सिंड्रोम बस सुपरफिशियल से। जो स्टर्च वेबर सिंड्रोम था उसमें सोमैटिक मोज़ेकिज्म होती है, GNAQ जीन की म्यूटेशन होती है। क्लियर। और इसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है, इसमें कैपिलरी वेसल मालफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल पोर्ट वाइन स्टेन विच इज़ कॉल्ड नीवस फ्लेमस या हेमेंजियोमास होती है इन ट्राइजेमिनल V1 या V2। नंबर 2 लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमास होते हैं, मेनिंजीज में एंजियोमास होते हैं जिसकी वजह से सीजर्स होते हैं। नंबर 3 एपीसेक्लेरल हेमेंजियोमास होते हैं। जब सेक्लेरा में हेमेंजियोमा हो गए तो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा और अर्ली ऑनसेट ग्लूकोमा हो जाएगा। इसके बाद जो बाकी सारे डिजीज़ हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। जो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है इसमें कीवर्ड रट्टा मारना कि इसमें वेरिएबल एक्सप्रेशन है। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 में 100% पेनिट्रेंस है। सही हो गया, ये कीवर्ड आपने रट्टा मारने हैं। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के 2 जीन्स होते हैं, TSC1 TSC2। जो TSC1 होता है वो 9 पे होता है, जो TSC2 है वो 16 पे होता है। कैसे याद करना है, जो TSC2 का मतलब ट्यूबोरिन, तो ये प्रोटीन ट्यूबरिन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, ट्यूबरिन होती है, और ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे पड़ी होती है। सही हो गया। अब ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में हीमाटोमास होते हैं। हीमाटोमास आर द डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू, CNS या स्किन में होते हैं। नंबर 2 एंजियोफाइब्रोमास आपको देखने को मिलते हैं, ये ब्लड वेसल के ट्यूमर्स हैं, एंजियोफाइब्रोमास। क्लियर। इसके अलावा माइक्रो रिगर्जिटेशन मिलेगी CVS में, और एक स्पेसिफिक फाइंडिंग है, दिस आर हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स। हाइपोपिगमेंटेड न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 में हाइपर पिगमेंटेड होते हैं, दीज आर कॉल्ड कैफे इलोड स्पॉट्स। ऐश लीफ स्पॉट्स में हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स होते हैं। CVS में कार्डिक रेब्डोमायोमास होते हैं। किडनी के अंदर रीनल एंजियोमायोलाइपोमास होते हैं, और स्किन के अंदर शार्ग्रीन पैचेस ऐश लीफ स्पॉट्स होते हैं। अब इन पेशेंट के अंदर एस्ट्रोसाइटोमास और उंगल फाइब्रोमास वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। सब एपेंडाइमल जाइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमास। जो न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 है उसका क्रोमोसोम नंबर 17 होता है। कहते हैं कि इसका दूसरा नाम है वॉन रटलिंगसन डिजीज़, तो उसमें 17 लेटर्स हैं, तो ये न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस का क्रोमोसोम नंबर 17 होता है। ये न्यूरोफाइब्रोमिन को इनकोड करता है जो कि नेगेटिव क्लास होती है। बस न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 का दूसरा नाम है वॉन रेक्लिंगसन डिजीज़, क्रोमोसोम नंबर 17 पे पड़ा होता है। इसकी जो फाइंडिंग्स होती है, निमोनिकस साइक्लोप्स, SC से कैफिलोड स्पॉट्स, I से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको इग्नोर कर सकते हैं, C से क्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमास, L से लिश नोड्यूल, आइरस में हिमाटोमास होते हैं, O से ऑप्टिक लायोमा, T से फियोक्रोमोसाइटोमा, S से सीजर्स, और S से साइंस ड्यू टू सफिनॉइड डिस्प्लेजिया। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2, दिस इज़ वेरी मच इजी। टाइप 2 तो दो लगा दो। प्रोटीन इज मल्डिन, ठीक है, जीन मल्डिन जीन होता है। अब इसमें न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 2 ईयर्स और 2 आइज़ को इन्वॉल्व करता है। 2 ईयर्स को मतलब कि ये वेस्टिबुलर शवानोमास कराएगा बायलैटरल, और इसके अलावा बायलैटरल कैटरेक्ट करवाएगा। इसके अलावा 2 ट्यूमर करवाएगा, ME से रट्टा मारना, मेनिंजियोमा और एपेंडाइमोमा। सही हो गया। नेक्स्ट इज वॉन VHL, ये मैंने एक्सप्लेन किया था, इसका निमोनिक है हार्प। H से हिमेंजियोब्लास्टोमा, A से एंजियोमेटोसिस, R से रीनल सेल कैंसर, P से फियोक्रोमोसाइटोमा। और इसमें 3P मतलब है कि 3 लेटर्स आ रहे हैं ना, तो क्रोमोसोम नंबर 3 रट्टा मारना है। क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं विम्स ट्यूमर। तो विम्स ट्यूमर दिस इज ये बच्चों के अंदर जो किडनी का ट्यूमर होता है, दिस इज द विम्स ट्यूमर। जो RCC पड़ा था वो हिमेंजियोब्लास्टोमा से एसोसिएटेड था। जो विम्स ट्यूमर है वो WT1 जीन की म्यूटेशन से एसोसिएटेड होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड नेफ्रोब्लास्टोमा। क्लियर। 2 से लेकर 4 साल वाले बच्चों में देखने को मिलता है। बच्चों में फ्लैंक मैस होगा, हीमाचूरिया, हाइपरटेंशन होती है। क्रोमोसोम नंबर 11 रट्टा मारनी है, क्रोमोसोम नंबर 11। तो 11 के ऊपर एक विम्स ट्यूमर है, दूसरा बीटा ग्लोबिन चेन होती है। बीटा ग्लोबिन चेन के 2 ही डिजीज़ है, क्या क्वालिटी ख़राब हो गया सिकल सेल डिजीज़, या क्वांटिटी ख़त्म हो गया तो बीटा थैलासीमिया। इसके अलावा क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर मैन सिंड्रोम भी देखने को मिलता होता है। तो ये विम्स ट्यूमर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो विम्स ट्यूमर होता है ये दूसरे सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। फॉर एग्जांपल WAGR कॉम्प्लेक्स, W से विम्स ट्यूमर, A से एनेरिडिया, G से जेनिटो यूरिनरी मालफॉर्मेशन, और R से क्या होगा, रेंज ऑफ डेवलपमेंटल डिले या मेंटल
मेंटल रिटार्डेशन, रट्टा मार लो। जो डेनिस ड्रैश सिंड्रोम है उसमें डिफ्यूज मिजेंजियल स्क्लेरोसिस होती है जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। एक और डी से डिसजेनेसिस ऑफ गोनेड्स जिसमें मेल सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म होती है। और विम्स ट्यूमर तो हो गए ही। इसके बाद बैक विद फ्रीडमैन सिंड्रोम है, उसमें WT2 जीन की म्यूटेशन होती है। निमोनिक इज WHO, W से विम्स ट्यूमर, H से क्या बनेगा हेमी हाइपरट्रॉफी। ओके, और इसके अलावा ओ से क्या बनेगा ऑर्गेनोमेगैली और ओम्फैलोसील। सही हो गया, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा विम्स ट्यूमर। अब जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसके दो डिजीज़ होते हैं, बीटा थैलासीमिया और मैन 1। रट्टा मारना कि जो अल्फा थैलासीमिया होता है उसका जो जीन पड़ा होता है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे पड़ा होता है, लेकिन जो बीटा थैलासीमिया है वो उसका पड़ा होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। जो 16 पर PKD1 पड़ा है, 16 पर आपने अल्फा थैलासीमिया पढ़ लिया और 16 पर आपने ट्यूबरस स्क्लेरोसिस पढ़ लिया। सही हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। जो 17 पे था, 17 पे न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 जिसको वॉन रिक्लिंसन डिजीज़ कहते हैं। इसके अलावा BRCA1 जीन म्यूटेशन और P53 जीन म्यूटेशन, ये सारी आ जाती है। ओके, क्लियर। जो आप 13, 18, 22 ये तो आपको आते हैं। 13, 18, 21, 13 वाला पैटियो सिंड्रोम जो मैंने एक्सप्लेन किया है और विल्सन डिजीज़ एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा रेटिनोब्लास्टोमा और BRCA1 है। 18 वाला एडवर्ड, 18 से 18, 21 से डाउन सिंड्रोम आ जाएगा। 22 वाला न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस और डाइजोर सिंड्रोम, कैच 22 आपने रट्टा मार लेना है। एक्स में सारे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड रिसेसिव आ जाते हैं। सही हो गया। अब उसमें कौन कौन से आ जाते हैं वो हमें नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा फिर कभी। सही हो गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तवील हो रही है, तो आई नो हम स्किप कर सकते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछे, एक जनरल सवाल पूछो क्रोमोसोम नंबर 7 के कोई डिजीज़ बताओ और क्रोमोसोम नंबर 15 के डिजीज़ बताओ, तो आंसर क्या होगा? 15 के अंदर तो जेनेटिक इम्प्रिंटिंग है और मार्फन सिंड्रोम, फिब्रिलिन जीन की म्यूटेशन। सही हो गया। तो जस्ट एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दे दिया है मैंने। आई नो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आई हैव टू मेक इट कंसाइज।